Everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's Sankalp series session, we are going to discuss the topic assessment of working capital. So, इस पूरी सीरीज में हम 25 सबसे important topic discuss करेंगे for principles and practices of banking. So, अगर आप एक important topic की list चाहते हैं और previous year questions एक ही जगह पे चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को डिमांड ऑफ द एग्जाम के हिसाब से अलाइन कर सकें। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल आपका वो पैसा है जो बिजनेस को रिक्वायर्ड होता है अपनी ऑपरेशन या प्रोडक्शन नीड्स को पूरा करने के लिए, कि आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो रुके ना। तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, उससे गुड्स बनाने हैं, उनको बेच के पैसा कलेक्ट करना है, तो ये आपका पूरा ऑपरेटिंग साइकिल होता है जो हम डिटेल में भी करेंगे। तो आपके साइकिल में कहीं पे भी रुकावट ना आए, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो रोज के जो खर्चे हैं आपके, वो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है एक बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करें, तो टोटल सर्कुलेटिंग फंड्स विच आर रिक्वायर्ड टू कीप द यूनिट गोइंग एज अ गोइंग कंसर्न, कि आपका जो बिजनेस है वो चलता रहे, आपके फंड सर्कुलेट होते रहे, आपके पास वो कमी ना हो, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि रोज के खर्चे। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, कि आपके जो डिसीजन होते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, आपका ध्यान रहता है करंट एसेट्स पे और करंट लाइबिलिटीज पे। मेजरली आपका फोकस रहता है करंट एसेट्स पे, कि आप उनकी फाइनेंसिंग कर सको। ठीक है। अभी जो आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें हम करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से कैसे डिफरेंट है? तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में ना आपका जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वो 5 से 15 साल तक के लिए हो सकता है, कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और आप इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज कर रहे हो, जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। तो आप उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेते हो, टर्म लोन्स वगैरह ले लेते हो। जो आपका वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन होते हैं ना, वो 1 साल या उससे कम के अंदर जो आपके कैश है उसके रिगार्डिंग आप डिसीजन लेते हो, कि आपके ऑपरेटिंग साइकिल्स जो हैं उनमें आपका क्या कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, उनके बारे में आप बात करते हो। शॉर्ट टर्म ही पर्सपेक्टिव होता है, उतना लॉन्ग टर्म नहीं होता है। अगर हम बिजनेस में कैपिटल्स की बात करें, तो एक तो आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है, दूसरा आपका वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल है जो परमानेंटली टाइड अप है, वो पैसा मतलब परमानेंटली लगा हुआ है, फंसा हुआ है आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स में। आपने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी, फर्नीचर, ये आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। इनमें जो आपका पैसा लगा है वो आपका फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है। तो ये नॉन सर्कुलेटिंग इन्वेस्टमेंट है, ये पैसा फिक्स्ड रहता है आपका, कि ये लग गया। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, ये 25-30 साल तक हमारे बिजनेस में रहने वाली है, लॉन्ग टर्म में हमें फायदा देगी। वर्किंग कैपिटल में आप फंड्स इकट्ठे करते हो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, माल खरीदना, रॉ मटेरियल है ना, ओवरहेड्स पे करने, वेजेस पे करने हैं, रोज के आपके एक्सपेंसेस है वो पे करने हैं। तो आपकी करंट एसेट्स, डेटर्स, कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इनका जो रिक्वायरमेंट है, उनमें जो पैसा लग रहा है वो आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपका पैसा ना सर्कुलेट करता रहता है, कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, गुड्स बनाए, बेचे, पैसा आ गया, फिर उससे रॉ मटेरियल खरीदा, गुड्स बनाए, बेचे, और फिर आपका ऑपरेटिंग साइकिल एक से दूसरे ऑपरेटिंग साइकिल में पैसा सर्कुलेट करता रहता है। तो आपका ये शॉर्ट टर्म का एक तरीके से कैपिटल है, जो आपका वर्किंग कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल हो गया, जिसे हम आपका जो रोज जो आपका परमानेंटली लगा हुआ है, वर्किंग कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल में फर्दर कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का और नेट वर्किंग कैपिटल का। ये दो आपके पास कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करें, तो ये वो पैसा है, ग्रॉस वर्ड के टोटल आपका पैसा जो करंट एसेट्स में लगा हुआ है। करंट एसेट्स 1 साल या उससे कम के अंदर लिक्विडेट करने के लिए होती हैं। तो करंट एसेट्स टेंजिबल मूवेबल एसेट्स हैं, जो आपकी उम्मीद होती है कि इसी साल में विद इन लेस देन अ ईयर आप सेल कर दोगे, कंज्यूम कर दोगे, ऑपरेटिंग साइकिल में आपके लग जाएगा। ठीक है। तो आपका टोटल जो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। अब ये क्यों हेल्पफुल होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का? तो आप ये मेक श्योर करना चाहते हो कि आपके पास हमेशा जितना रिक्वायर्ड पैसा है आपके पास रहे, आपका बिजनेस ना रुके। ठीक है। आपके मैनेजमेंट को पता लग जाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के फिगर देख के, कि कितना आपका पैसा करंट एसेट्स में लगा हुआ है, ऑपरेशंस चलाने में लगा हुआ है।
दूसरा कॉन्सेप्ट आता है नेट वर्किंग कैपिटल का। जब आप अपने करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देते हो तो वो लिक्विड सरप्लस है आपका। ठीक है, इट कैन बी व्यूड एज द एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस। तो यहाँ पे अगर आपके करंट एसेट्स ज्यादा हैं, करंट लाइबिलिटीज कम है, तो ये आपका पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल। अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज ज्यादा है और करंट एसेट्स कम है, तो ये आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। ओके, और करंट रेशो अबव 1:1 इज डिजायर्ड। ये डिजायर की, अब करंट रेशो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो अगर ये आपका रेशो 1:1 से ज्यादा हो तो वो बेटर रहता है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल के फंड्स होने चाहिए, आपकी पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से ज्यादा हो। तो जो नेट वर्किंग कैपिटल है, ये आपका इंडिकेटर है कि फर्म में कितनी एबिलिटी है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट करने की, अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की। ठीक है, शोज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। कि देखो, अगर आपका करंट एसेट ज्यादा है, करंट लाइबिलिटीज कम है, तो आप इजीली अपनी करंट लाइबिलिटीज चुका सकते हो अपने करंट एसेट्स में से। ठीक है, अगर आपके करंट लाइबिलिटीज ज्यादा है, करंट एसेट्स कम है, तो हमें फिर लॉन्ग टर्म के जो फंड्स हैं उनको यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इट कैन बी व्यूड एज द एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपका लॉन्ग टर्म का पैसे का रिक्वायरमेंट कितना है, 2 करोड़। आपको फंड्स इतने चाहिए, लेकिन आपके पास हैं कितने? आपने फंड्स कितने इकट्ठे कर रखे हैं? 2 करोड़ 20 लाख रुपए। तो ये माना जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा आपके पास 20 लाख रुपए हैं, ये भी आपका नेटवर्किंग कैपिटल है कि आप ये अपने करंट एसेट्स और ऑपरेटिंग साइकिल में इन्वेस्ट करोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्किंग कैपिटल गैप, बैंकिंग के अंदर आप ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, या बिजनेस के अंदर भी जो आपका बैंक से रिक्वायरमेंट होता है वहां पे ये काफी यूज होता है। ये एक तरीके का प्रैक्टिकल मेजर है जिसके थ्रू बैंक्स ये असेसमेंट करते हैं कि किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल लिमिट कितना है, कितना उनको हमें वर्किंग कैपिटल फंड्स प्रोवाइड करने हैं। अगर हम टोटल करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर लें, एक्सक्लूडिंग बैंक बोरिंग्स को हम कैलकुलेशन में नहीं रख रहे हैं, बाकी के जो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर लेते हैं, तो वो आपका वर्किंग कैपिटल गैप है। तो वर्किंग कैपिटल गैप मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपके बिजनेस से नहीं पूरी हो रही है, तो वो आपको बैंक प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, कि बैंक्स पे देख लेते हैं कि अच्छा, इनका वर्किंग कैपिटल गैप 1 करोड़ है, तो हमें इन्हें 1 करोड़ हमें प्रोवाइड करना है। करंट एसेट्स हैं 2 लाख की और करंट लाइबिलिटीज हैं 2.5 लाख की। इसमें हम बैंक की बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करें, तो 50 लाख रुपीज क्या है? वो रिक्वायरमेंट है जो बैंक को पूरी करनी है। मान लीजिए कि एक बिजनेस में इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक 80 लाख, रिसीवेबल्स जो लोगों से पैसा लेना है 40 लाख, कैश 5 लाख, ये आपके करंट एसेट्स हैं। टोटल एक 25 लाख, 125 लाख के। ट्रेड पेबल्स 60 लाख, एक्सपेंसेस पेबल 10 लाख, है ना। एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स आपका 70 लाख बनता है। इसमें हम बैंक बोरोइंग्स को बीच में नहीं रख रहे हैं। असल में बैंक बोरोइंग्स इतना है, 20 लाख है। तो आपका एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स करंट लाइबिलिटी 70 लाख का है। तो आपके, अगर हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करें, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपका टोटल करंट एसेट्स, वो कितना हो गया? 125 लाख। वहां पे करंट लाइबिलिटीज का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज टोटल। अभी हम वर्किंग कैपिटल गैप के बारे में बात नहीं कर रहे। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितने हैं? 125 लाख, और करंट लाइबिलिटीज 90 लाख है, क्योंकि ये 70 लाख और 20 लाख हमारे पास क्या है? बैंक की बोरिंग। तो 35 लाख आपका जो है नेट वर्किंग कैपिटल है। अब अगर हम वर्किंग कैपिटल गैप हमें कैलकुलेट करना हो, तो वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक बोरिंग्स। तो ये 90 लाख में से अगर हम बैंक बोरिंग्स हटा दें तो 70 लाख की रह जाती है करंट लाइबिलिटीज। तो 125 लाख माइनस 70 लाख 55 लाख। तो 55 लाख वो गैप इंडिकेट करता है कि बैंक इतना हेल्प कर सकता है अपने कस्टमर का। इंडिकेट्स द फंडिंग गैप दैट द बैंक लिमिट्स आर डिजाइन टू कवर। तो बैंक ये आपकी हेल्प कर सकता है।
ओके। तो आपका अगर पेपर में पूछा जाए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो आपको सिर्फ करंट एसेट्स देखनी है। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल गैप अगर पूछ ले तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स। ओके। अब जो वर्किंग कैपिटल है, ये आपका वो पैसा है जो ऑपरेटिंग साइकिल में आपका लगता है, रोज के खर्चे हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक का खर्चा, फिनिश्ड गुड्स में आपका पैसा लगा है, पैकिंग स्पेयर्स लुब्रिकेंट जो आपका कंज्यूमेबल स्टोर्स बोलते हैं, आपने किसी को उधार पे सामान बेचा हुआ है, वो भी तो आपका एक पैसा लगा हुआ, वो भी वर्किंग कैपिटल है आपका। जो भी और आपके खर्चे हैं, वो सारा आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होता है। और हर बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है ना, वो सेपरेट होता है। वर्किंग कैपिटल एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। आपका बिजनेस का साइज, आप कौन से फेज में हो ऑपरेशंस के, आपका प्रॉफिट्स आपके पास पुराना कितना पड़ा है, रिटेन क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल का आपका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो एडिक्वेट होना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्शन सेल सब कुछ स्मूथली चले। अगर आप कम पैसा मेंटेन करते हो, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट से कम पैसा रखते हो, तो प्रोडक्शन में इश्यूज आ सकते हैं, बिजनेस सिकनेस हो सकता है, और जरूरत से ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर फंड्स का मिसयूज हो सकता है। तो एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है, आपका सीजनल वेरिएशन कितना आता है, आपका बिजनेस कैसा है, सब पे डिपेंड करेगा कि आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल का। अब ये डेज में हम कैलकुलेट करते हैं। मान लो मेरे पास कैश था, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा और फिर उसको मैंने प्रोडक्शन में डाल दिया, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिर फिनिश्ड गुड्स बन गए। अब मैंने सेल्स किया, मैंने क्रेडिट सेल्स किया। क्रेडिट सेल्स किया इसका मतलब बिल्स वगैरह बने, डेटर्स बने, जिनसे मुझे फ्यूचर में पैसा लेना है। फ्यूचर में मेरे पास उनसे पैसा आ गया। ठीक है। तो कैश को घूम के दोबारा कैश बनने में कितना टाइम लगा, मान लो 60 डेज। तो मेरा एक ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 60 डेज का है। तो बैंक्स जब भी आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा देते हैं, तो आपके ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल के हिसाब से देते हैं कि अगर इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल 60 डेज का है, तो 60 डेज बाद ही हमें अपना पैसा मिलना शुरू होगा जब इनके पास पैसा आएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ऑपरेटिंग साइकिल में ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखो हर स्टेज में ना गैप है। आपने रॉ मटेरियल ऑर्डर किया, रॉ मटेरियल आने में टाइम लगा। ठीक है। फिर आपने रॉ मटेरियल आपका पड़ा रहा काफी दिन, फिर आपने प्रोडक्शन में डाला। ठीक है। फिर आपके गुड्स बन के पड़े रहे, कितना टाइम पड़े रहे आपके, फिर कहीं जाके बिके। तो हर स्टेज में ना गैप होता है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का मतलब होता है कि टाइम गैप कितना है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उसे प्रोडक्शन में डाला, इनके बीच में जो गैप है वो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड है कि लेके रख लिया, प्रोडक्शन में कब भेजा। फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड कि आपने रॉ मटेरियल इशू कर दिया प्रोडक्शन के लिए, उसको फिनिश गुड्स बनने में कितना टाइम लगा, वो वर्क इन प्रोग्रेस में कितना टाइम रहा, वो आपका वर्किंग प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड है। फिर आता है फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड कि आपने बिटवीन द सेल एंड द ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द शॉप फ्लोर टू द वेयर हाउस, आपने वेयर हाउस में सामान रखा हुआ, उसको बिकने में कितना टाइम लगा, वो आपका फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड है। और लास्ट है बुक डेट या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, यानी कि आपका सेल्स आपने कर दिया, आपने क्रेडिट सेल्स करा, आपको कैश मिलने में कितना टाइम लगा। तो ये आपका सब डेज में कैलकुलेट होता है। तो ये सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग साइकिल में ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब आपका जो बिजनेस अगर वाइबल है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो सिर्फ कुछ गैप्स होते हैं जहां पे आपको फाइनेंसिंग की जरूरत है, जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। बाकी तो कस्टमर के पास अच्छा बिजनेस चल रहा है तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, खुद का प्रॉफिट होता है जिसके थ्रू अपना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। तो बोर्ड जो होते हैं कंपनीज के, उनके प्रॉपर पॉलिसीज होते हैं, एंड बैंक्स के अपने पॉलिसीज होते हैं जिनके हिसाब से वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक आता है टर्नओवर मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड या प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल मेथड, कैश बजट मेथड। तो जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो हम करेंगे। सबसे पहले जब भी हम वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट करते हैं, कभी भी कोई भी मेथड हमें अप्लाई करना है, तो बैंक सबसे पहले डिटेल्ड अप्रेजल करते हैं। ठीक है। कि इनका प्रोजेक्टेड
प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, प्रोजेक्टेड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बजट, सब कुछ बैंक देखने के बाद ही अपना डिसीजन लेते हैं कि फाइनेंस प्रोवाइड करना है, कितना प्रोवाइड करना है। आप पास्ट ट्रेंड्स देखते हो, एंड यूज ऑफ फंड्स देखते हो, सीजनैलिटी ऑफ बिजनेस देखते हो, बहुत सारी चीजें देखने के बाद एक बैंक डिसाइड करता है कि एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। सबसे पहले टर्नओवर मेथड, ये नायक कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आया है। आपकी बुक में कहीं पे भी नायक कमेटी मेंशन नहीं है, लेकिन पेपर में पूछा गया था, टर्नओवर मेथड की जगह नायक कमेटी मेथड लिखा हुआ था। आईएबीएफ ने एक बहुत अजीब सा डॉक्यूमेंट इशू किया था वर्ड फॉर्मेट में, जो ऐसी इजीली विजिबल नहीं होता, वहां पे ये मेंशन्ड है, और वहां पे 5 करोड़ की जगह 6 करोड़ लिखा हुआ है। तो पेपर में 5 या 6 करोड़ आए तो दोनों ही यू कैन गो फॉर, ठीक है। लेकिन आईबीएफ ने अभी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट में 6 करोड़ लिखा हुआ है। इवन इफ 6 करोड़ है तो वो आपको आंसर में आप मार्क कर सकते हो। तो टर्नओवर मेथड वहां पे यूज होता है जहां पे स्मॉल बिजनेस है, स्टेडी बिजनेस है, छोटे जो आपके बिजनेसेस है, वहां पे वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के लिए टर्नओवर मेथड यूज होता है। जहां पे आपकी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है, जिनका 5-6 करोड़ का वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, वो ये मेथड यूज, उनके लिए फाइनेंसिंग के लिए मेथड यूज होता है। इसमें बहुत ही सिंपल है, कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगता है। ये मेथड बोलता है कि जितना भी आपका टर्नओवर है, अगर आपका टर्नओवर 1,000 रुपए का है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इसका 25% होगा, यानी कि 250 रुपए होगा। इस 250 रुपए में से, ठीक है, 20 इस 250 रुपए में से 200 रुपए बिजनेस को बैंक दे देगा, 50 उसे खुद से अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 20% ऑफ द प्रोजेक्टेड टर्नओवर बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के हिसाब से, और 5% जो है वो बोरवर को खुद से जुगाड़ करना पड़ेगा, मार्जिन के तौर पे अरेंज करना पड़ेगा। तो टोटल रिक्वायरमेंट 25% है ऑफ टर्नओवर, 20% बैंक अरेंज कर देगा और 5% आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तो इसका हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं कि एक एबीसी मैन्युफैक्चरर्स है, वो प्लास्टिक की गुड्स बनाते हैं। 80 लाख का उनका टर्नओवर रहा है 2021-22 के अंदर। 80 लाख का टर्नओवर रहा है 21-22 के अंदर, और ये उम्मीद है, प्रोजेक्टेड है कि फ्यूचर में उनका जो टर्नओवर है वो 25% बढ़ जाएगा। तो कहते बताओ 2022-23 में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा और बैंक कितना फाइनेंस करेगा। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। तो अभी हमारा टर्नओवर कितना था, यहाँ पे 80 लाख है ना, ठीक है। अब 80 लाख को में हम अगर 25% ग्रोथ रजिस्टर करें तो कितना ग्रोथ हुआ, यहाँ पे 20 का, 20 लाख का ग्रोथ हो गया, है ना। यानी कि अगले साल हमारा टर्नओवर कितना हो जाएगा, 100 लाख का हमारा टर्नओवर हो जाएगा। अब इसमें हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, 25%, यानी कि 25 लाख। 20% बैंक अरेंज कर देगा, बैंक फाइनेंस कर देगा, और 5% मार्जिन बोरोवर को खुद से अरेंज करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे 80 लाख का ही हम 25% क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि 80 लाख 2021-22 का है, हमें 22-23 का पूछा गया है, जब ये टारगेट है कि 25% ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में से मैंने लिया है। प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर कितना है, 120 लाख का है। ऑलरेडी बता दिया कि 120 लाख का प्रोजेक्शन है टर्नओवर का, और नेट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल इज 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन है उसने 5 लाख तो खुद से अरेंज कर दिए, लेकिन 5 लाख कम लग रहा है ना। देखते हैं कैसे कम क्यों है। अब देखो 120 लाख रुपए का उसका टर्नओवर है, इसका 25% कैलकुलेट कर लो, यानी कि 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब 20%, जो 20% है ऑफ टर्नओवर, वो कितना, वो जो कस्टमर है वो बैंक से ले सकता है, ठीक है। तो 120 लाख का 25%, पहले हमने टोटल रिक्वायरमेंट देख लिया कि टोटल हमारा रिक्वायरमेंट 30 लाख का वो है जो रिक्वायर है पूरे बिजनेस को, ठीक है। अब इसका अगर हम 20% निकाल लेंगे, वो है जो बैंक से लिया जा सकता है, और इतना वो है
जो कस्टमर को खुद से अरेंज करना है। यानी कि 24 लाख वो बैंक से ले सकता है, 6 लाख उसे खुद से अरेंज करना पड़ेगा। उसने अभी सिर्फ 5 लाख खुद से अरेंज किया है, उसको 1 लाख खुद से और अरेंज करना पड़ेगा। 24 लाख वो मैक्सिमम बैंक से ले सकता है। ठीक है? तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछें, आप आंसर कर पाओगे। अगला है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड एक ट्रेडिशनल तरीका है वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को कैलकुलेट करने का। और आप क्या करते हो, आप होल्डिंग पीरियड देखते हो, करंट एसेट्स आपने कितना टाइम होल्ड करके रखी है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये सब आप देखते हो। आप अपने करंट लाइबिलिटीज देखते हो। ठीक है? और आप देखते हो कि मेरे ऑपरेटिंग साइकिल को चलाने के लिए मुझे बाहर से कितना पैसा अरेंज करने की जरूरत है। देखो, अगर मैं सामान उधार पे खरीद रही हूँ, उसके लिए तो मुझे बैंक की ज़रूरत नहीं है। मान लो मुझे 2 करोड़ का सामान खरीदना है, 50 लाख का सामान जो है वो मुझे क्रेडिट पे मिल गया, ठीक है? वो मुझे क्रेडिट पे मिल गया, तो उसके लिए तो मुझे कहीं से पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं फ्यूचर में वापस करूँगी। बाकी का जो 1.5 करोड़ है, वो मुझे जुगाड़ना है, वो मैं बैंक से लेना चाहूँगी। ठीक है? और अगर किसी चीज़ पे मान लो 2 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, 50 लाख का, तो मैंने उधार पे सामान खरीद लिया। 25 लाख रुपए का मुझे किसी ने एडवांस दे दिया, तो वो भी हटा लो। तो मेरा रिक्वायरमेंट कितना रह जाएगा? 1 करोड़ 25 लाख का, कि ये मुझे पैसा अरेंज करना है। तो आपको याद रखना है कि जो एक्चुअल पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस पे बैंक फाइनेंस करेगा ना आपको। अगर 50 लाख आपने उधार पे सामान खरीद लिया, 25 लाख आपको किसी ने एडवांस में दे दिया, तो बाकी के बचे हुए आपको कहीं से अरेंज करने हैं ना, वहां पे आप ऑपरेटिंग साइकिल मेथड फिर आप यूज कर रहे हो। ठीक है? आप अपनी करंट एसेट्स देखते हो, करंट लायबिलिटीज देखते हो, रॉ मटेरियल देखते हो। तो जो आपका क्रेडिट बेस्ड पोर्शन है, वो बैंक नहीं देखेगा। जो आपको कैश पे सामान लेना है, वहां पे आपको बैंक के फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है? इवन अगर किसी कस्टमर ने एडवांस पेमेंट कर दिया, तो बाकी का जो पैसा है वो आपको अरेंज करना है। कुछ तो आपको कस्टमर ने दे ही दिया। ठीक है? तो ऑपरेटिंग साइकिल में आपको रॉ मटेरियल परचेज करने में कितना टाइम लगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा, उसके बाद सेलिंग करने में कितना टाइम लगा, सेल करने में, उसके बाद पैसा आने में कितना टाइम लगा, क्रेडिट सेल्स में, कैश सेल्स में से उसी टाइम पैसा आ जाता है, क्रेडिट सेल्स में आपको कितना टाइम लगा। तो इसमें ना आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। एक एबीसी रेडीमेड गारमेंट वाले हैं, ठीक है? उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में कितना टाइम लगता है, कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है, वो सब कुछ दिया हुआ है। टर्नओवर का आपको कोई लेना देना नहीं है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में। आपको जो एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 60 लाख के, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पूछा है कि आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा। देखो, आपने रॉ मटेरियल परचेज करने में कितने दिन लग गए? 30 दिन। उसको कन्वर्ट करने में कितने दिन लग गए? फिनिश्ड गुड्स में 15 दिन। ठीक है? उनको फिर आपको कितना टाइम होल्ड करने में लगा? बिकने में कितना टाइम लग गया? 15 दिन और लग गए। ठीक है? अब बेचे क्रेडिट पे, वो पैसा रिसीव करने में कितना टाइम लग गया? 30 दिन। तो ये आपका टोटल कैश को घूम के दोबारा कैश बनने में 90 दिन लग गए। आपका 90 दिन का ऑपरेटिंग साइकिल है। तो मतलब आपके साल में कितने ऑपरेटिंग साइकिल हो गए? 4 ऑपरेटिंग साइकिल। अगर एक ऑपरेटिंग साइकिल 90 दिन का है, तो एक साल में 4 ऑपरेटिंग साइकिल है आपके पास। ठीक है? अब ये 60 लाख जो दे रखे हैं, ये पूरे साल का खर्चा दे रखा है, लेकिन हमें तो एक ऑपरेटिंग साइकिल का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखना है ना। तो 60 डिवाइडेड बाय 4, तो 15 लाख रुपए आपका एक्सपेंसेस का रिक्वायरमेंट है, जो आप बैंक से फाइनेंस कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल आपका रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टूड? आपको टोटल ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लेने कितने हैं? 4 हैं। तो ये पूरे साल का 60 लाख है, तो पर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 15 लाख का रिक्वायरमेंट है। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड। ये जो मेथड है, ये टंडन कमेटी बैठी थी 1974 में। आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बिठाया था, श्री पीएल टंडन थे उसमें, कि वर्किंग कैपिटल की जो लेंडिंग होती है, उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ठीक है? इसमें आप एनकरेज करना चाहते थे कि शॉर्ट टर्म के लिए जो बैंक से क्रेडिट लिया जाता है, वो इम्प्रूव हो, एफिशिएंट हो, और
बिजनेसेस को ये हम सपोर्ट करें, प्रमोट करें कि तुम इंटरनली पैसा जुगाड़ो, एक्सटर्नल बोरोइंग पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो। ये इस कमेटी को इसलिए बिठाया गया था। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। इन्होंने बोला था कि बहुत ज्यादा करंट एसेट्स मत होल्ड करके रखो। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, बैंक से पैसा लिया, बहुत सारी इन्वेंट्री बना के रखी, बहुत सारे रिसीवेबल्स इकट्ठे कर लिए, क्रेडिट पे सामान बेच दिया। कहते नहीं, आप इन्वेंट्री रिसीवेबल के नॉर्म्स प्रॉपर फॉलो करो, लीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फॉलो करो, बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मत क्रिएट करो। ठीक है, इन्होंने ना स्पेसिफिक लिमिट्स तक रेकमेंड करी थी कि रॉ मटेरियल आपका बेस्ड होना चाहिए ऑन एवरेज मंथली कंजम्पशन, कि जितना आपका मंथली कंजम्पशन है उसके हिसाब से आप रॉ मटेरियल परचेज करो। जितना आपका प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका स्टॉक होना चाहिए, है ना। आपका जो फिनिश्ड गुड्स है वो आपके बेस्ड होने चाहिए आपके सेल्स पे। आपकी सेल्स है 10 लाख की, आप 50 लाख का फिनिश गुड्स का स्टॉक क्यों रख रहे हो? ठीक है, क्यों इतना पैसा फंसा के रख रहे हो? फिर आपकी सेल्स के हिसाब से आपके रिसीवेबल्स होने चाहिए। तो इन्होंने नॉर्म्स डिफाइन किए थे 15 इंडस्ट्रीज के लिए, उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। बाकी बैंक्स को आरबीआई ने ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी थी कि वो खुद से डिसाइड करें कि वो क्लासिफाई कैसे करना चाहते हैं एसेट्स को। किस एसेट को वो करंट एसेट मानना चाहते हैं बैंक वाले, किस एसेट को नॉन करंट मानना चाहते हैं, ये बैंक को आरबीआई ने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। तो इसमें ना अलग अलग मेथड थे। फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग टंडन कमेटी में, सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग, थर्ड मेथड जो है वो सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, प्रैक्टिकली नहीं यूज किया जाता है, तो वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पहला मेथड है वो है कि बैंक फाइनेंसेस अप टू 75% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप। इसमें ये बोला जाता है फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में कि जितना भी वर्किंग कैपिटल गैप होगा जो हमने कैलकुलेट किया था ना पहले, उसका 75% बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा, 25% आप अपने खुद के लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जनरेट करो। ये भी बोलता था कि इंटरनली रिसोर्स जनरेट करो और आपका करंट रेशियो 1.17 टू 1 में रहना चाहिए। ये वाला मेथड वहां यूज होता है जहां पे स्टार्टअप्स हैं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर जहां पे कोई वीक या सिक यूनिट्स है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये वाला मेथड है। जो सेकंड मेथड है, पहला मेथड क्या बोलता है, वर्किंग कैपिटल गैप जितना है उसका 75% बैंक आपको दे देगा। दूसरा मेथड बोलता है कि बोरोअर को कितना कंट्रीब्यूट करना है, जितना भी टोटल एसेट्स है, टोटल करंट एसेट्स है बिजनेस का, उसका 25% लॉन्ग टर्म फंड से अरेंज करो, बाकी का बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट रेशियो 1.33:1 का मेंटेन करने की बात की गई है। यहाँ पे भी बैंक्स पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करने की बात की गई है। ठीक है, अगर आपको और पैसा चाहिए तो आप टर्म लोन ले लो। ठीक है, और आप पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, आप पे डिसिप्लिन करने के लिए। देखो, 25% आपको खुद से जुगाड़ना है लॉन्ग टर्म लोन से। ठीक है, बाकी का बैंक दे देगा, लेकिन फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा होती है लोन की, तो आपको टर्म लोन लेने के लिए बोला जाएगा और आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ताकि आप डिसिप्लिन में रहो। ठीक है, जो आपका थर्ड मेथड है उसमें कोर एसेट्स की बात की गई थी, कोर करंट एसेट्स की, वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डाटा के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस मुझे आंसर करके देने हैं। क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस 100, other current liabilities 50, total other than bank borrowings 150, बैंक borrowings 200, total current liabilities आपकी 350 हैं, और ये आपकी current assets हैं, total current assets 370 की हैं। इस डाटा के बेसिस पे आपको पहली बात तो फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग के बेसिस पे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करना है कि बैंक से कितना लिया जा सकता है, ये आपका डाटा है। तो देखो, फर्स्ट मेथड आपका क्या बोलता है, फर्स्ट मेथड आपका बोलता है कि जितना आपका वर्किंग कैपिटल गैप है उसका 75% तक बैंक फाइनेंस कर देगा। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल गैप कैलकुलेट करो, तो आपका एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स। तो करंट एसेट्स तो हमारे पास टोटल कितना है, 370 का हमारे पास एसेट्स है, और टोटल करंट लाइबिलिटीज में से बैंक बोरोइंग्स हटा दो तो करंट लाइबिलिटीज 150 की रहती हैं। ठीक है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल गैप कितना आ गया यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल गैप आ गया 220 का। ठीक है,
अब 220 में से 25% हमें खुद से अरेंज करना है, 75% हमें बैंक दे देगा, तो 55 हम खुद से अरेंज करेंगे। 165 इज द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। आपको फर्स्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है, उसका 25% आपको कंट्रीब्यूट करना है, बाकी का 75% बैंक कर देगा, यानी कि 165 करेक्ट आंसर है। इसी डाटा के बेसिस पे अगर हम सेकंड मेथड देखें, तो सेकंड मेथड में क्या था? सेकंड मेथड पे अगर हम वापस जाते हैं तो ये बोलता है कि जितनी आपकी टोटल करंट एसेट्स हैं, ठीक है, उसका 25% बोरोवर को खुद अरेंज करना पड़ता है। तो यहां पे हमें करना क्या है? टोटल करंट एसेट्स कितनी है? ठीक है, 370 की। अदर करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 150 की। आपका वर्किंग कैपिटल गैप आ गया 220 का। ठीक है, 220 का आ गया आपका वर्किंग कैपिटल गैप, इतने की आपको जरूरत है। लेकिन जरूरत में से आपको टोटल करंट एसेट्स का 25% यानी कि 370 का 25%, 92 आपको खुद से अरेंज करना है, 128 आपको बैंक दे देगा। पिछले वाले में हमने 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप देखा था फर्स्ट मेथड में। सेकेंड मेथड में 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स हमने देखा है, तो 128 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज है डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो का मतलब होता है कि आपके पास कितनी इनकम है, कि क्या आप अपने जो डेट है उसे चुका पाओगे। डेट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आते हैं। ठीक है, तो आपकी अगर इनकम 2 रुपए है और आपका खर्चा है 1 रुपया, यानी कि आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो 2 है, कि जितना आपका डेट है उसे डबल तक चुकाने की आप क्षमता रखते हो। तो यहाँ पे अगर एक कंपनी का इनकम है 12 लाख रुपए और डेट कितना है? प्रिंसिपल 5 लाख, इंटरेस्ट 7.5, डिवाइडेड बाय 7.5 लाख। ओके, तो अभी डेट सर्विस कवरेज होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आंसर आपका हो गया 1.6। तो यानी कि आपके पास अच्छा पैसा है कि आप आराम से अपना डेट जो है वो चुका सकते हो। तो देखो, जब भी बैंक आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका इतना डेट है, इनकम आपके पास बहुत कम है। अगर आपकी डेट यहाँ पे होती 20 लाख की, इनकम सिर्फ 12 लाख है, तो इसका मतलब आप तो पैसे अभी करंट वाले नहीं चुका पाओगे, तो बैंक आपको फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है बजट मेथड। जो आपका बजट मेथड है, ये वो वाले बिजनेसेस यूज करते हैं जिनका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा का है। ठीक है, हु एंजॉय और रिक्वायर फंड बेस्ड लिमिट्स, जिनको 10 करोड़ से ज्यादा का रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे कस्टमर के पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर दी बजट मेथड। उनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिसके बेसिस पे ये मेथड इंप्लीमेंट किया जा सके। देखो, कैश बजट क्या होता है? आप एक स्टेटमेंट बनाते हो कि फ्यूचर में आपको कितना रिक्वायरमेंट होने वाला है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। बजट आप फ्यूचर में प्रोजेक्शन करते हो, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हिस्टोरिकल होता है कि कितना आपका कैश आया गया था। कैश बजट में आप फ्यूचर का प्रोजेक्शन करते हो कि मेरा कैश का रिक्वायरमेंट कितना होगा, कितना आएगा, कितना जाएगा। तो आपको कैश बजट बनाना पड़ता है, जिसके बेसिस पे बैंक आपको फाइनेंस कर सकता है। तो आप उसमें बिजनेस के लिए कितना खर्चा होगा, नॉन बिजनेस ऑपरेशन, कैश फ्लो, कैपिटल अकाउंट्स में कितना जाएगा, छोटी मोटे आइटम्स में कितना जाएगा, ये सब कुछ आप प्रोजेक्शन करते हो। ठीक है, तो इसमें टिपिकली होता क्या है कि मान लो, इसमें आप क्वार्टरली भी चल सकते हो और मंथली क्वार्टरली दोनों तरीके से कैलकुलेशन होता है। मान लो आपका 4 क्वार्टर, ठीक है, पहले क्वार्टर में आपका पैसा आएगा कितना? 50 लाख, और जाएगा कितना? 2 करोड़, यानी कि -1.5 करोड़ आपका रिक्वायरमेंट होगा, आपको कम पड़ रहे हैं। दूसरे सेमेस्टर में बिजनेस बहुत बढ़ गया, पैसा आया कितना? 10 करोड़, गया कितना? 6 करोड़, यानी कि 4 करोड़ आपके पास सरप्लस है। तीसरे सेमेस्टर में और क्वार्टर में और बिजनेस आपका बढ़ा, आपके पास पैसा आया कितना? 40 करोड़, और गया कितना? 60 करोड़। ओके, तो -20 आपका रिक्वायरमेंट है। फिर आखिरी में आया कितना पैसा? 60, और गया कितना? 70। ठीक है, तो यानी कि -10।
तो सबसे ज्यादा कमी आपको थर्ड क्वार्टर में हो रही है, -20 करोड़ का, यानी कि ये आपका पैसे का रिक्वायरमेंट है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि -20 में से आप खुद कितना अरेंज कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेस से कितना आ रहा है और आपको बैंक से कितना लेना है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज देख लेते हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग, जो आपको प्रीवियसली पेपर्स में पूछे गए हैं। ओके, सबसे पहले एक्स वाई जी जो है एक क्रेडिट फैसिलिटी इंजॉय करता है 50 लाख की अगेंस्ट स्टॉक ऑफ गुड्स एट मार्जिन 25%, यानी कि 25% उसको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। 50 लाख तक का मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटी उसको मिल सकता है। 30 जून को उसका स्टॉक था 1 करोड़, 100 लाख यानी कि 1 करोड़ का था। अब उसकी ड्रॉइंग पावर कितना होगा? अब ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो, अब 100 लाख है, ठीक है, 25% मार्जिन है, यानी कि 25% यानी कि 25 लाख तो वो खुद से अरेंज कर लेगा। 75 उसका रिक्वायरमेंट है। बैंक वाले स्टॉक, अगर आपके पास 100 लाख रुपए का 1 करोड़ का स्टॉक है तो मार्जिन है 25%, यानी कि बैंक आपको मैक्सिमम 75 लाख दे सकता था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 50 लाख का उसको मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगा। तो चाहे 75 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 50 विल बी द मैक्सिमम अमाउंट जो आपको प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको 50 लाख का ही क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगा। तो इवन दो यहाँ पे मार्जिन माइनस करने के बाद 75 लाख बनता है, लेकिन बैंक ने ऑलरेडी बोल दिया कि 50 लाख रुपीज का क्रेडिट फैसिलिटी इंजॉय कर रहा है वो। तो 50 लाख विल बी द मैक्सिमम अमाउंट जो बैंक आपको देगा। 25 आप खुद से मार्जिन पड़ा आपके पास, बाकी आपको अरेंज करना पड़ेगा कहीं और से। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपको याद रखना है कि चाहे आपने कैलकुलेट करके 75 निकाला, लेकिन ऑलरेडी वहां पे लिखा है कि 50 लाख की ही फैसिलिटी इंजॉय करता है। यहाँ पे अगर लिखा होता कि वो 100 लाख की फैसिलिटी इंजॉय करता है तो आंसर 75 होता, क्योंकि मार्जिन माइनस करके 25% का 75 आ जाता है। तो आपको 75 की रिक्वायरमेंट है और बैंक ने बोला था 100, तो 75 तब आंसर होता। ठीक है, अगला है कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये जून 24 में पूछा गया था। आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 50 लाख का। आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल कितने का है? 75 दिन का। तो आपको करना क्या होता है? 360 डिवाइडेड बाय 75 अगर आप करोगे तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स को आप डिवाइड करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से। तो इसमें आंसर कैसे कैलकुलेट करना है कि आपके पास एक ऑपरेटिंग साइकिल 75 डेज का है, तो यानी कि साल में आपके पास, ठीक है, कितने ऑपरेटिंग साइकिल्स हो गए? 4.8666। ठीक है, उसके बाद आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 50 लाख का आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो आपने 50 डिवाइडेड बाय 4.866 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 4166.67, राउंड ऑफ करके 10.42। इवन अगर आप 360 भी लेके चलो तो यू विल बी नियर बाय। तो आपको आंसर रटने से ज्यादा आपको मेथड पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग डेज पता है तो आपको ऑपरेटिंग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स निकाल लेने हैं। यहाँ पे जितने भी ऑपरेटिंग साइकिल आते हैं डिवाइड कर देना है एक्सपेंसेस को उससे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी 10.42। तो पेपर में पॉइंट्स देके नहीं डर जाना है। अगला है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको जून 24 में कि वो सेम जैसा हमने डिस्कस किया था ना, बुक में है सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, फिगर्स थोड़े चेंज कर लिए थे कि टर्नओवर 2023-24 में कितना है? 120 लाख का, और टारगेट है कि 2024-25 तक बढ़ जाएगा, 15% बढ़ जाएगा। तो वो बोलते कि बताओ कि फिर आपका टर्नओवर मेथड के अकॉर्डिंगली कितना रिक्वायरमेंट होगा वर्किंग कैपिटल का। द वर्किंग कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द बोरोवर, इसमें पूछा है कि कितना बोरोवर को खुद से जुगाड़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 120 लाख में 15% ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वो आपका ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो आपका टर्नओवर कितना है? 120 लाख का। प्रोजेक्टेड है कि 15% का ग्रोथ हो जाएगा, तो 15% का ग्रोथ होगा 18 लाख का, यानी कि 138 लाख आपका फ्यूचर में टर्नओवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है? 138 लाख का 25%, यानी कि 34.5 आपका टोटल रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
जिसमें से 138 लाख का आप अगर 5% निकाल लो, वो आता है 6.9 लाख। तो बाकी का बैंक जुगाड़ देगा, जो 20% है। 5% 6.9 लाख आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपका 34.5 लाख का रिक्वायरमेंट है, इसका 20-25%। ठीक है, जिसमें से बाकी का तो बैंक कर देगा, 6.9 लाख आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप 138 जो लेते हो उसका 25% क्या हो गया आपका 34.5, ये आपका टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इसका 80% और 20% भी आप कर सकते हो कि 80% बैंक देगा, 20% आप दोगे, या फिर इसका 20 और 5% आप निकाल लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे 6.9 लाख करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग अंडर द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड। टंडन कमेटी में जो सेकंड मेथड है ना, उसके बारे में पूछा गया है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोरोवर borrowing unit is fixed at minimum 25% of the working capital gap from long term funds. The borrower is required to provide for a minimum of 25% of total current assets out of the long term funds. The contribution from long term funds would be to the extent of the entire core current assets and minimum of 25% of the balance current assets. तो core current assets का जो concept है वो थर्ड मेथड में, सेकंड में नहीं है। This approach was considered suitable for relatively new units, set up first time entrepreneurs and for sick weak units as a supportive measure. तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, कि आपको बोला जाता है कि जितने आपके टोटल करंट एसेट्स हैं, ठीक है, उसका 25% कस्टमर को खुद से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा था ना कि हम सीधा अगर क्वेश्चन पे जाएं तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था कि टोटल करंट एसेट्स, उसमें से आप वर्किंग कैपिटल गैप निकाल लेते हो। ठीक है, तो टोटल करंट एसेट्स का 25% आप खुद से अरेंज करोगे। वर्किंग कैपिटल गैप में से कितना आप खुद से अरेंज करोगे, जितना टोटल करंट एसेट्स का 25% है, बाकी का बैंक आपको अरेंज करके देगा। ठीक है, एक और चीज मैं आपको क्लैरिफाई यहाँ पे और करना चाहती हूँ। देखिए, ये जो आपका फर्स्ट मेथड है, ये वीक या सिक यूनिट्स के लिए है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ना कि सेकंड मेथड। ठीक है, फर्स्ट है वीक वालों के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला है, MSC units having working capital limits of up to 5 crore from the banking system should use typically which method of working capital assessment? Turnover method, operating cycle method, कैश बजट मेथड, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड। तो हमने देखा है कि 5-6 करोड़ का जहां पे रिक्वायरमेंट है, वहां पे टर्नओवर मेथड यूज करना है। ये भी आपका एक पीवाईक्यू है। ठीक है, ये भी आपको 2025 मई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वाला क्वेश्चन जो अभी करने वाले, ये भी मई 25 में पूछा गया था कि एज पर द नायक कमेटी रिकमेंडेशंस, द क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स फ्रॉम द बैंक इज मिनिमम ऑफ डैश ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर सेल्स ऑफ द बिजनेस। तो ये इजी है, 20%। ठीक है, तो आपका जो टर्नओवर मेथड है वो क्या बोलता है कि जितना आपका टर्नओवर है उसका 20% आप बैंक से जुगाड़ लो, 5% आप खुद अरेंज कर लो। टोटल आपका 25% का रिक्वायरमेंट होता है वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, चलिए, वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है? वर्किंग कैपिटल गैप टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी मई 25 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड by seasonal industries to calculate working capital? तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड जो है ये कॉमनली यूज होता है सीजनल इंडस्ट्रीज के केस में। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे गए थे इन योर प्रीवियस ईयर्स। काफी बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो इतने रिकॉल नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन दे डू टेल के टर्नओवर मेथड में से सबसे फ्रीक्वेंटली टर्नओवर मेथड, फर्स्ट और सेकंड लेंडिंग मेथड जो है, ऐसा नहीं कि बजट मेथड में से नहीं आ सकता, किसी और में नहीं आ सकता, बट मोस्ट कॉमनली टर्नओवर मेथड एंड मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का लेंडिंग मेथड 1 एंड लेंडिंग मेथड 2 जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब ये सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो, आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं कि एक ही आप कोर्स परचेज़ करें जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाए, कोई बुक नहीं परचेज़ करना पड़ेगा, कोई टेस्ट सीरीज़ अलग से नहीं परचेज़ करना पड़ेगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज़ का लिंक मिलेगा। हमारी वेबसाइट edutop.in पे जाइए। जेआईबी कोर्सेज़ में आपको कॉम्बो में एक तो मास्टर कोर्स नज़र आएगा, कंप्लीट मास्टर कोर्स है। चारों सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन ये तो सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको किसी सिंगल सब्जेक्ट में डाउट है तो उसके भी मास्टर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है 8 और 12 मंथ की वैलिडिटी पे। लेकिन अगर आप और भी कम समय में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो लाइव क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। बैच 5 हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 6 मंथ्स की वैलिडिटी है। टोटल 60 लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लस हमारे टीचर्स का भी रेगुलर आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।